हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी क्लास 7 के चैप्टर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले समानता के लिए संघर्ष। तो इस चैप्टर के साथ आज हम पॉलिटी का क्लास 7 का पूरा जो किताब है उसको फिनिश कर देंगे। तो शुरुआत में इस चैप्टर पे कहा गया है कि आपको एक सहकारी संघ जब बनता है तो किस तरह से वो लोगों की मदद करता है और किस तरह से जो लोगों की जो असमानता का जो उनमें व्यवहार उनके साथ किया जाता है, उनके लिए एक माध्यम बनता है उनको समानता का अधिकार या फिर उनको वो भाव दिलाने का। इस चैप्टर में मुख्यतः हम इन्हीं बातों को जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से जो है असमानता लोगों के बीच होती है जाति के आधार पर। जैसे हमने पढ़ा था वाल्मीकि की कहानी थी, या फिर लिंग के आधार पर लड़की है या फिर लड़का है तो उसकी शिक्षा का अधिकार या फिर उसके जो काम करने का दर है उसके ऊपर उसको जो आय का स्तर है वो मापने का अधिकार। धर्म के आधार पर जैसे हमने देखा था कि अंसारी की कहानी पढ़ी थी। अमीरी या गरीबी के आधार पर देखा था कि जो महिलाएँ इतनी बार गरीबों के साथ जो अन्याय होता है, जो ज़्यादा मज़दूरी करते हैं, पर मज़दूरी के हिसाब से उनको वो आय नहीं मिल पाती, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने बुनकरों के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से ये शुरुआत में ये चैप्टर का ये सारांश थोड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे हमें मुख्य बात ध्यान में रखनी है कि कई बार असमानता का कारण गरीबी होती है या फिर धर्म, लिंग, जाति, ये मुख्यतः बातें होती हैं। यहाँ इस चैप्टर का यही मुख्यतः शुरुआती पहलू बताया गया है। तो यहाँ इस चैप्टर की शुरुआत होती है मानवीय गरिमा और गरीबी को लेकर कि जो समुदाय होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो असमानता का कारण होता है गरीबी होती है, उनके प्रति जो हमारा एक जो गरिमा का उनका भाव होता है वो होता है, या फिर एक विशेष समुदाय के प्रति जो हमारे अंदर एक कहते हैं ना कि खामी आ जाती है कि हम लोगों के बारे में कुछ ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ गठित कर लेते हैं जिसके प्रति हम इतने विश्वासु और श्रद्धालु हो जाते हैं कि हम उनके जो मानवीय गरिमा है उनको ठेस पहुँचाते हैं या फिर उनका अपमान करते हैं। तो इन्हीं के कारणों से जो मुख्यतः जो लोग शिकार होते हैं उनमें मुख्यतः वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं या फिर दलित वर्ग से आते हैं या फिर आदिवासी होते हैं या फिर मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। और उसमें भी जो हम इन्हीं कैटेगरी की बात करें तो उनमें सबसे जो शोषित होती है वो महिलाएँ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 2001 का जनगणना का उदाहरण दिया गया है कि महिलाओं में हम हमारे देश में पूरी जनसंख्या में 48% जो महिलाओं का भाग होता है, लेकिन उनमें से भी जो यहाँ पे बस आपको आंकड़े ध्यान में रखने हैं कि जो 8% आंकड़ा है महिलाओं का आदिवासी है, जो 16% से है, वो है दलित वर्ग से, और जो 13% महिलाएँ हैं वो यहाँ से मुस्लिम वर्ग से है। कि बस ये आंकड़े दिए गए हैं, बट यहाँ आंकड़ों देने का मतलब यही है कि जो महिलाएँ हमारे देश में एक आधा भाग जो महिलाओं का होता है वो कहीं न कहीं मुख्यतः शिकार होता है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे यही सब कहा गया है। अब समानता के लिए संघर्ष में एक चैप्टर का जो टाइटल है इसके हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है तवा मत्स्य संघ का, जो ये कहानी बताता है कि किस तरह से जो लोग हैं अपने अधिकार के लिए एक संघ बनाते हैं और उस संघ के लोग ही अब अपनी माँगों को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार उनकी बातों को मानती है, और इस तरह से वो उस संघ के माध्यम से अपने जो अधिकार हैं, अपने जो समानता के भाव उसको सुरक्षा करने में सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि ये जो तवा मत्स्य संघ है, ये एक मछली जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, उनके लिए एक सहायता प्रदान करने वाला संघ होता है। और ये आम लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें मुख्य बात ये समझनी है कि जो समानता के लिए संघर्ष किया जाता है लोगों के द्वारा, वो लोग कौन होते हैं और उनका जो नज़रिया होता है समाज के प्रति, या फिर हमारा जो नज़रिया होता है उन लोगों के प्रति जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं हमारे अधिकारों के लिए, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो कई बार क्या होता है असमानता के लिए जो संघर्ष किया जाता है लोगों के द्वारा, वो कहीं न कहीं गरीबी, मज़दूरों के लिए, झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों के लड़ाई के लिए होता है, महिलाओं के अधिकार के लिए होता है। तो ये संघर्ष का जो भाव होता है वो लोगों में कहीं न कहीं जो हमारे लिए अधिकार के लिए लड़ रहे होते हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव आता है कि हम कहीं न कहीं वो अच्छा काम कर रहे होते हैं और इसी से हम उन लोगों को सम्मान देते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण का एक देख लेते हैं कि तवा मत्स्य संघ है। तो ये तवा मत्स्य संघ एक तवा नदी पर बनाए गए बांध ही से जुड़ा हुआ
यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि सतपुड़ा जो जंगल है, वहाँ पे एक तवा नदी गुजरती है। उस तवा नदी पे एक बाँध बनाया जाता है और बाँध के कारण क्या होता है कि लोग विस्थापित हो जाते हैं और जहाँ पे वो निवासित कर रहे होते हैं, वहाँ से दूर बसने को विवश हो जाते हैं और उस वो विस्थापन होने के कारण क्या होता है कि उनका जो आजीविका होता है, जो उनका जीवन शैली होता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। उनकी जो आजीविका का मूल्य जो मछली पकड़ना होता है या फिर कृषि का जो ज़मीन यह सब होती है, वो सब बाँध बनने के कारण वो डूब जाती है अधिकांशतः। तो यहाँ पे सरकार का जो बाँध निर्माण का कार्य चला था, वो ये था 20 सालों तक चला था कि 1958 से 1978 में काम पूरा हुआ और इस तरह से क्या हुआ कि जो जंगली निवासी थे, आदिवासी लोग, वो अपनी जो निवासी ज़मीन थी उसको खो बैठते हैं और क्या होता है कि मजबूरी में आके वो आस-पास के क्षेत्रों में बसने को मजबूर होते हैं। कई बार तो वो इसी कारणों से शहरों में आते हैं और शहरों की झुग्गी बस्तियों में बसते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक झुग्गी बस्तियों का निर्माण भी हमारे लिए समस्या का कारण होता है। तो इस चैप्टर में यही बात की गई है। इस तरह से जो ये संस्था को देखें तो ये संस्था बनती है, ये लोगों के द्वारा सरकार तवा के क्षेत्र में मछली पकड़ने का उस क्षेत्र में अधिकार दे देती है निजी ठेकेदारों को और निजी ठेकेदार ऐसे होते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं और उन निवासी जो लोग होते हैं, उनको वो मछली पकड़ने नहीं देते, बल्कि वो मछली पकड़ने का काम तो शुरुआत में उन्हीं लोगों ने शुरू किया होता है, जो निवासी जो तवा नदी से विस्थापित होकर आस-पास के क्षेत्रों में बसते हैं और वो उस नदी के आस-पास मछली पकड़ने का काम शुरू करके अपना आजीविका गुज़ार करते हैं। लेकिन जब सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ आय का एक साधन हो सकता है, तो सरकार उसको क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के लिए, लाभ बचाने के लिए वो ठेकेदारों को वो दे देती है ठेका। अब ठेकेदार के लोग क्या करते हैं कि वहाँ के लोगों को भगा देते हैं और श्रम मतलब एक तरह से उनकी आजीविका छीन लेते हैं और मुख्यतः ये बात होती है कि गुंडागर्दी करके उनके जो अधिकार होते हैं, वो छीन लिया जाता है। तो इस तरह से ये लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अपने अधिकार को लड़ने के लिए एक संगठन बनाते हैं और संगठन का नाम क्या रखते हैं? तवामस संघ संस्था। और ये संस्था लड़ती है फिर अपने अधिकारों के लिए सरकार से अपनी माँगें रखती है और इस तरह से माँगों को पूरा करने के लिए वो एक आंदोलन करती है या फिर कह सकते हो आप संघर्ष करती है जिसका नाम होता है चक्का जाम। चक्का जाम का मतलब यही होता है कि सॉरी कि सड़क के सामने मतलब जो भी सड़क पे गाड़ियाँ जा रही होती है उनको रोककर उनको जाने ना देना, इस तरह से सरकार उनके विरोधों पे कहीं न कहीं आश्वस्त होती है और फिर उनके लिए एक समिति गठित करती है और समिति गठन के करने के कारण वो समिति उन लोगों को जो तवा संघ के मत्स्य के संस्था के जो लोग होते हैं उनको वो अधिकार दिया जाता है कि वो अपना जो जीवन यापन करने का जो साधन है वो मछली पकड़ने का उनको वो अधिकार दिया जाता है। इस तरह से 1996 में वो सरकार उनको 5-5 वर्ष के लिए वो जहाँ पे तवा मत्स्य संघ का जो बाँध होता है उस वहाँ पे मछली पकड़ने का उनको अधिकार दे देती है। तो ये बात कहीं न कहीं एक छोटे क्षेत्र से उत्पन्न होती है और एक बड़े रिज़ल्ट के रूप में हमारे सामने आता है कि किस तरह से जो ये संस्था है इसने अपना आंदोलन उठाया और आंदोलन के कारण सरकार को विवश किया कि वो उनकी माँगों को सुने और उनको समझे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और इस तरह से जो विस्थापित लोग होते हैं वो अपने अधिकारों को पाने में सफल हो पाते हैं। तो इस तरह से ये संघर्ष कहीं न कहीं लोगों को अधिकार दिलाने में और उनकी समानता के लिए कहीं न कहीं एक कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र में उदाहरण दिया गया है फ़ोटो है उत्तराखंड के टिहरी बाँध का, तो वहाँ पे एक बाँध बनता है, तो कैसे वो टिहरी बाँध के कारण वहाँ पे करोड़ों एकड़ की ज़मीन पानी में डूब जाती है और वहाँ के लोगों को विवश होना पड़ता है दूसरी जगह विस्थापित होने के लिए। तो यहाँ पे जो तवा मत्स्य संघ के मछुआरे हैं, तो इस लड़ाई से उनको काफ़ी कुछ लाभ होता है कि एक सरकारी जो सहकारी समिति बनाई जाती है, वो मछली पकड़ती है और मछली की कीमतों को वो इस समिति तय करती है। और इस तरह से क्या होता है कि जो मछुआरों के जो मूल आय होती है, उनमें भी मुनाफ़ा होता है और इस तरह से जो है उनका मुनाफ़ा कहें तो 3 से 4 गुना ज़्यादा होने लगता है। और यही संस्था उन लोगों को जो मछुआरे हैं उनको जाल खरीदने, उनके रख-रखाव का, फिर मछली के पालन का, उनकी आमदनी का पूरा ढंग से अच्छी तरह से ये संस्था उनका संचालन कर रही होती है। तो इस तवा संस्था में ये जो तवा मत्स्य संघ के बारे में हमने पढ़ा तो ये संस्था क्रिएट की गई थी एक आंदोलन के ज़रिए, एक संघर्ष के ज़रिए कि ये मज़दूरों के अधिकार थे और उनसे
उनके अधिकारों को लड़ने, उनको पाने के लिए ये संस्था का निर्माण किया गया था। पर अंत में ये संस्था एक बड़े रूप में आती है और उन्हीं लोगों का संचालन करने लगती है और इस तरह से जो होते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो पाती है। तो ये समानता का जो संघर्ष किया गया था, ये क्या हमें बताता है कि इसी तरह से अगर संस्थाएँ बने, लोग मिले-जुले और सहकारी समितियों का निर्माण करें, तो कहीं न कहीं एक एक मजबूत क्या होता है कि अपना दावा रख सकते हैं सरकार के सामने और माँगों को अपनी पूरा करा सकते हैं। इस तरह से जो है सरकारी संस्थाओं का जो हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि सिर्फ़ आंदोलन का रूप सिर्फ़ एक लोगों के द्वारा आकर चक्का जाम करना नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि इसके अलग-अलग रूपों में भी लोग आंदोलन करते हैं। जैसे कि लेखक, गायक या नर्तन कलाकार या फिर संगीत के माध्यम से क्या होता है कि गीत कहानियों के माध्यम से हमारे सामने असमानता के रूप प्रस्तुत किए जाते हैं और उसी रूपों के कारण क्या होता है कि एक असमानता का भाव उन चीज़ों में दिखता है और कहीं न कहीं वो हमारे मनोदिमाग में इस तरह से भाव पैदा होता है कि हम लोग जो हैं अपने अधिकारों के लिए लड़े, खड़े हों। कहीं न कहीं वो हमें संदेश देते हैं कि अपनी गरिमा का जो हमें सुरक्षा करनी है, वो हमें खुद ही करनी है और उसके लिए हमें एकजुट होकर और अपनी माँगों को रखना है और साथ में ये ध्यान रखना है कि इससे जो है एक जो शासन व्यवस्था है उसमें कोई त्रुटि है तो उसके खिलाफ या फिर कहीं भी कुछ भी अगर शोषित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो उनके अधिकारों को वो दिलाने के लिए अपने-अपने रूपों में, अलग-अलग रूपों में ये सब चीज़ें हमारे सामने समाज में प्रस्तुत की जाती हैं। तो इसी रूप को प्रस्तुत करने के लिए जो कहते हैं कि जो सरकारी समितियाँ हैं, वो किस तरह से हमारे समाज में आई और किस तरह से लोगों को लाभ हुआ। लेकिन उसका मुख्य कारण क्या था कि जो सरकारी समितियों का बनना संभव हुआ, इसका मुख्य कारण था कि हमारा जो संविधान है हमारा, ये कहीं न कहीं हमें ये मंजूरी देता है कि लोगों के जो अधिकार हैं, वो सुरक्षित रहें और इसी का ज़िक्र संविधान के कह सकते हो आप अनुच्छेद 14 में कहा गया कि समता के समक्ष कानून या फिर कानून के समक्ष समानता। तो ये समानता का जो पक्ष है कहीं न कहीं हमारे संविधान के अनुच्छेदों में मौजूद है, ये प्रावधानों में शामिल है। इसलिए हम आज अपनी समानता के मामले को उठा पाते हैं और एक जन समुदाय को जन संचार में क्रिएट करके अपनी माँगों को सरकार के सामने रख सकते हैं। तो ये पूरा जो मुख्य इसके पीछे होने का जो कारण है, ये हमारा एक संविधान का दस्तावेज़ी है, जो आज हमारे सामने हमारी जो समस्या है उसको उसके प्रावधानों को वहाँ पे अंकित करता है और उसी के आधार पर हम अपनी माँगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और उससे हमारे हल जो होते हैं, जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान करने में हमें सहायता मिलती है। इस तरह से आप कह सकते हो कि जो संविधान है वो एक तरह का जीवंत दस्तावेज़ी है। कहीं न कहीं ये जो इसकी जो प्रासंगिकता है आज के समाज में हमारे लिए बहुत अहम है और ये अभी भी पुराना नहीं हुआ है। ये आज के समस्याओं को आज भी ही हल करता हुआ एक जीवंतता को प्रस्तुत करता है। ओके? तो यहाँ पे बस इसी बात को यहाँ पे इस चैप्टर में कहा गया है। यहाँ पे एक महिलाओं का उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से जो महिलाओं का संघ है अपने अधिकारों को पाने के लिए 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे महिलाओं के साथ जो हिंसा का विरोध होता है, हिंसा के खिलाफ उसके खिलाफ वो लोग महिलाएँ जज बनती है और वही उस चीज़ों की सुनवाई करती हैं महिलाओं के जो खिलाफ हिंसा होती है उसके खिलाफ। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से जो है एक सहकारी समिति बनाकर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। साथ में ये देखा कि हमारा संविधान जो है वो भी आज के समय में किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, किस तरह से जो है उसके प्रावधान लोगों के समस्याओं का समाधान करने में सहायता कर रहे हैं। तो ये मुख्यतः संविधान का जो पहलू है, ये लोकतंत्र के कारण ही है कि लोकतंत्र हमारे देश में तभी लोग एक आंदोलन का माहौल क्रिएट करते हैं और अपनी माँगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया एक शासन है। तो यही एक हमारा जो मूल कारण है लोकतंत्र का और लोकतंत्र बनने में जो हमारी संविधान की भूमिका है, वो भी अहम होती है। तो आपको इस चैप्टर में मेंस के हिसाब से यही ध्यान रखना है कि किस तरह से सहकारी समितियाँ हैं, वो लोगों को लाभ पहुँचाती है। साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो है, ये सरकारी समितियों से जुड़े हैं और इनके प्रावधानों के कारण ही आज हम आंदोलन करने या फिर लोगों के साथ सहकारी समिति बनाने के कैसे प्रावधान बने हैं, कि किस तरह से जो एक सरकारी संघ लोगों की मदद करता है और आज के समय में किस तरह से जो हमारा संविधान है, वो
लोग इन सरकारी समितियों, आंदोलनों के पक्षधर है, जो लोगों की आम जीवन की जो समस्या है या फिर उनकी जो असमानता से जुड़े हुए समस्या है, उनका समाधान करने में किस तरह से सक्षम है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।